मैं आदर्श कुशवाहा मंथन क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। मैं इसमें टोटल आपको 180 लगभग क्वेश्चन मिलेंगे और सभी बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, संगमरमर का अणु रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 होता है इसका, और इसको हम लोग संगमरमर को चूना पत्थर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पूछा है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपस में मतलब अभिक्रिया करके गर्म करने पे टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला है। तो एक ऐसा अभिक्रिया है। तो जब कोई बड़ा अणु टूट के दो छोटे अणु में बढ़ता है तो एक कौन अभिक्रिया होता है? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा आपका। वियोजन अभिक्रिया इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया कौन दिखाएगा? जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगी। तो विस्थापित की हुई है इसमें तीसरे वाले में, देखिए कापर को विस्थापित कर दिया, लोहा के द्वारा कापर को विस्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो। कई बार बताया गया है कि जब ऑक्सीजन का योग हो चाहे हाइड्रोजन का वियोग हो तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक और नाम के से जानते हैं हम लोग, उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कौन? उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो रिजल्ट हमको मिलता है उत्पाद बोलते हैं उसको। तो इसका उत्पाद इसमें पूछा है अभिकारक, भाग लेने वाले पदार्थों को, तो अभिकारक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो इस 7वें आवर्त के बारे में अभी तक बताया गया कि वो अधूरा है, तो 7वें आवर्त इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसी चालक में 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश का मान निकालना है इसमें, तो आवेश बराबर होता है यानी Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT बताया गया आपको कई बार। तो Q का मान निकालना है तो Q यहाँ पे रहने देंगे, I का मान 1 एम्पियर तो 1 रहने देंगे, और यहाँ पे समय मिनट में दिया है तो हम लोग सबसे पहले इसको सेकंड में बदल लेंगे। तो सेकंड में बदलेंगे तो 2 मिनट में 120 सेकंड होता है ना, तो 120 सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद से हम लोग बात करते हैं, ये दोनों गुणा होगा तो 120 होगा, और 120 आवेश का मात्रा क्या होता है? तो कूलाम होता है, जो कूलाम हिंदी में लिखा है। तो 120 कूलाम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समीकरण इतना O2 एक है तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो संयोजन, क्योंकि दो चीज़ें मिलकर एक बन रहा है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो संयोजन इसका सही आंसर है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर सफ़ेद होता है, श्वेत हो जाएगा, तो इसका श्वेत आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मारिएगा श्वेत होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस क्रिस्टल का इसका हरा आंसर है, तो हरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा हरा आंसर। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण। तो ये तो अम्ल है, ये भी क्षार है, ये फर्स्ट वाला अम्ल है, दूसरा क्षार है, तीसरा ही लवण होगा। तीसरा आपका सही आंसर होगा, तीसरा हो जाएगा ये लवण K2SO4। तो K2SO4 क्योंकि ये भी OH है तो OH हमारा क्षार होता है। अब उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन जब आपको कहेगा तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगर अम्लीय है तो 7 से कम होगा, क्षारीय है तो 7 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। तो इसमें लाइकेन के पौधे से बैगनी रंग का रंजक निकाला जाता है। तो लाइकेन सही नंबर आंसर यानी B हो जाएगा आपका, कौन? B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में pH का परास कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं कि pH का परास 7 से लेकर 7.8 तक होता है। तो इसी के लगभग में pH रहता है, तो ये हमारा B नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि बेकिंग पाउडर को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। बाई या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा C नंबर सही आंसर है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण पूछा है, तो इसमें सबसे प्रबल लवण कौन होता है? तो NaCl होता है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलाने से जो लवण बनता है उसको प्रबल लवण बोलते हैं। तो NaCl सबसे प्रबल लवण हो जाएगा इसमें, NaCl इसका सही आंसर A नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन जो प्रयोग करते हैं प्राय कैसा होता है? तो आप लोग जानते हैं
कि हम लोग के दांतों में जो मीठा सामान फंसता है उससे अम्लीय का निर्माण होता है, और उस अम्लीय को निर्माण से दूर भगाने के लिए, चाहे उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत होती है, तो क्षार की ज़रूरत होती है। इसलिए क्षारीय दंतमंजन का प्रयोग करते हैं, क्षारीय दंतवन का प्रयोग करते हैं। तो ये सब प्रयोग हम लोग करते हैं दांतों को साफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग तो कई बार बताया गया कि शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान हमेशा कितना होगा, 7 होगा। अब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो लवण और जल बनाएंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके लवण बनाते हैं, तो लवण इसका सही आंसर यानी सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आपस में एक और अपक्रिया था कि उदासीन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो उसे लवण और जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। अब निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए हल्दी इसमें प्राकृतिक सूचक होता है। तो प्राकृतिक सूचक यहाँ पे हम लोग मार देंगे सही, हल्दी हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। और उसके बाद से पूछा, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट कितने नंबर पर है, तो आप मार दीजिएगा 1 नंबर, यानी ए नंबर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नीचे अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से कम आंसर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है भखरा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, भखरा चूना, ये हो जाएगा भखरा चूना। और देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है भखरा चूना, इसमें जब जल मिलाते हैं तो वो बुझ जाता है, बुझा चूना हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इसमें OH, देखिए कैल्शियम का संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ पे 2 लगना चाहिए ऐसे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे 2 लगना चाहिए ऐसे कोष्टक के बाद 2 होना चाहिए। तो ये हमारा यही सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भखरा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसी को जब ये सूखता है तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सूखता है तो यही सूख के कार्बन डाइऑक्साइड उनमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से ये बन जाता है CaCO3, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। तो इसीलिए जब दीवार पे पेंट मारा जाता है तो सफ़ेद हो जाता है कुछ देर के बाद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने से। अब एस्टिक अम्ल का IPAC नाम क्या है, तो एस्टिक अम्ल का IPAC नाम एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे नेक्स्ट कल चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो आप लोग से कई बार ट्रिक बताया गया है कि देखिए कई बार ट्रिक बताया गया कि नीला, और एक और ट्रिक था छलनी, यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो लाल को नीला करेगा तो क्षार होना चाहिए ना, तो क्षार किस में पाया जाता है, तो OH में पाया जाता है। ये अब इसका आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अनीला यानी अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 7 से कम होना चाहिए। तो इसमें एक ही 7 से कम है जो 5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 21 में पूछा हुआ है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऑक्जेलिक अम्ल किससे मिलता है, तो आप लोग को बताया गया है, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से मिलता है, टमाटर में, संतरा में सिट्रिक अम्ल मिलता है, सिरका एस्टिक अम्ल मिलता है, इमली में क्या मिलता है, टार्टरिक अम्ल मिलता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको डायरेक्ट मारिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है, तो प्रबल जब अम्ल रहेगा तो प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन अधिकता रहती है, अगर प्रबल क्षार रहेगा तो OH माइनस आयन रहेगा, ठीक है। तो प्रबल अम्ल में ये हो जाएगा आंसर हमारा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तो बहुत आसान क्वेश्चन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोजन सल्फेट जिसको बोलते हैं, समझ आ रहा है ना। हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं पूछा है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट पूछा है। तो सोडियम कार्बोनेट में बस सोडियम कार्बोनेट ये हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट यानी CO3 होगा, ये CO3 वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है। अब चलिए नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट, उसमें कितना भाग जल होता है, तो 1 भाग जल होता है। तो इसमें 1 भाग जल होगा कौन, बी नंबर ऑप्शन, सॉरी 1 भाग जल किसमें, कैल्शियम सल्फेट होना चाहिए। और इसका सिमिलर आंसर दे दिया है दोनों ए और बी, तो इसका दोनों आंसर सही है, समझ आ रहा है ना। तो कैल्शियम सल्फेट और जल, कैल्शियम सल्फेट और जल। अब चलिए इसमें आगे, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो
अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड है तो इसका जल का यानी विलयन का पीएच मान जो होगा 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 7 से कम होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है कि संगमरमर का CaCO3 हो जाएगा, यानी इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो देखिए चूना पत्थर बोलिए, खड़िया बोलिए, संगमरमर बोलिए, सब एक साथ है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस इन सबसे अलग है, तो इसको विजातीय पे मार दीजिएगा। तो ये विजातीय यौगिक है, इसमें विजातीय यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ये बिल्कुल आसान है, C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का हो जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो देखिए HCl हाइड्रोजन इसमें है तो अम्ल है, OH है तो क्षार है। जैसे पहले नंबर को देखिए तो इसमें अम्ल है ये, और दूसरा नंबर क्या है, क्षार है, और तीसरा नंबर चौथा नंबर भी क्षार है क्योंकि OH आयन मिला है। तो इसमें एक ही है जो लवण होगा K2SO4, ठीक है। तो K2SO4 सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अम्लीय विलयन का pH मान तो 7 से, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कितना होता है, कम होता है। तो 7 से कम आप आंसर मार दीजिएगा। ये तो कई बार रिपीट किया हुआ है कि क्वेश्चन। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाना, तो दूध से दही बनता है किस अपक्रिया द्वारा? तो किण्वन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन, किण्वन मार दीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो किस पौधे से निकाला जाता है, यानी किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। लाइकेन का जो निकलता है वो बैंगनी रंजक होता है। तो बैंगनी रंजक हम लोग लाइकेन का मार देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए विरंजक चूर्ण आ गया, तो विरंजक चूर्ण आपको बताया गया, विरंजक चूर्ण के गुण बताया गया, विरंजक चूर्ण से इसका क्या उपयोग है ये भी बताया गया। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण पे हम लोग बात करते हैं। तो विरंजक चूर्ण में देखेंगे हम लोग कि इसको लिखने का तरीका ये भी होता है CaOCl, और इसको कोष्टक में कर देता है, फिर से लिख देता है क्या चीज़, Cl। तो ये भी विरंजक चूर्ण का ही सूत्र है, चाहे ऐसे भी लिख सकता है CaOCl2, CaOCl2 ये भी हो जाएगा विरंजक चूर्ण, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा अम्ल है? तो बिल्कुल आसानी से आप लोग अम्ल नहीं है। तो देखिए H मिला है अम्ल है, ए भी H मिला है अम्ल है, ए भी H मिला है अम्ल है, और इसमें OH आयन है। तो OH आयन अम्ल के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है? क्षार के लिए। तो क्षार हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद से निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु कार्बन। ये तो बिल्कुल आसान दिख रहा है कि आपको अधातु, इसमें सभी धातुएं दिख रही हैं, और एक कार्बन क्या होती है? अधातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु के लिए आपको ट्रिक भी बताया गया है कि एक बोरासिली जर्मेन से आर्टिटेलियो, यानी बोरासिली जर्मे और से एंटीटेलियो। अब इसका ट्रिक यही था कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, ये सब उपधातुएं होती हैं। तो इसमें देखिए जर्मेनियम का दिया है, जी दिया है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मार देंगे कि जर्मेनियम हमारा उपधातु हो जाएगा। इसमें से कोई अगर उपधातु हो जाएगा जो अर्धचालक भी होती है, फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है कि अर्धचालक कौन होता है, तो उपधातु अर्धचालक होती है, और जर्मेनियम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग कि खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन का, लोहा का लेप क्यों लगाते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि टीन बहुत कम क्रियाशील होती है, जैसे इसकी अब क्रियाशीलता बहुत कम होती है, तो इसीलिए लगाया जाता है। तो इसमें आप लोग मार दीजिएगा कि उसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो कितना नंबर पर दिया है कि टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक अब क्रियाशीलता होती है। तो यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीन की कम होती है और जिंक की क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसकी क्रियाशीलता पर हम लोग टिक मार देंगे, ये डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ये क्वेश्चन कई बार बताया गया है कि सबसे अधिक सुचालक होता है चांदी। चांदी से अच्छा कोई सुचालक नहीं होता है। इसका प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, यानी मतलब प्रतिरोध इसका बहुत रोकने का कम होती है, अच्छा सुचालक होता है। तो बी नंबर हो जाएगा। सबसे निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं उपधातु। तो इसमें देखिए इसका आंसर आपको Sb होगा, जो ढका हुआ था आंसर, सॉरी एक मिनट, इसका आंसर होगा Sb, ठीक है, ये उपधातु हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीतल क्या है? तो पीतल आप लोग जानते हैं मिश्र धातु है, यानी दो धातुओं को मिला के बनता है, तो कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, तो ये हो जाएगा हमारा मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु पे मार दीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा है। अभी पूछ देता है कि कभी किससे किससे मिल के बनता है पीतल, तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो आप लोग जानते हैं कि आयनिक यौगिक कौन बनाता है? तो दो
एक धातु और एक अधातु मिलेगा तो कौन यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक। तो इसमें धातु पहले पहचानिए कौन है। धातु है ये हमारा धातु है कैल्शियम, और कार्बोनेट अधातु का एक मूलक बनता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारा आयनिक यौगिक हो जाएगा। तो आयनिक यौगिक हमारा सी नंबर सही आंसर है। समझ रहा? सी नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कैरेट में, और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। और ये शुद्ध सोना बिल्कुल नरम होता है, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, तो इसलिए हम लोग का जो सोना आता है वो 22 कैरेट का होता है। जैसे चूँकि हम लोग का आभूषण जो बनता है वो 22 कैरेट का, इसके आंसर 22 कैरेट दिया है। तो 22 कैरेट हम लोग का आभूषण बनता है, लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, चलो, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये आप लोगों को बताया गया कि एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, वो पारा है। और एक अधातु पूछा है, तो एक ही अधातु भी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, उसको बोलते हैं ब्रोमीन। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर अधातु रहेगी, एक ब्रोमीन हो जाएगा, और पारा हो जाएगा जो धातु है। तो धातु का पूछेगा तो पारा मारिएगा, और अधातु का पूछेगा तो क्या मारिएगा? ब्रोमीन मारिएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं अगला, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? तो अधातु है। आप लोग जानते हैं कि कार्बन क्या है? अधातु। कभी कभी इसमें गलती से उपधातु दे देता है, कार्बन अधातु मारिएगा, इसमें अधातु बी नंबर सही है। अब उसके बाद से बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आप लोग जानते हैं कि बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट पूछेगा तो लोहा का अयस्क है। और कापर पाइराइट चाहे कैलेमाइन पूछता है, तो ये सब कापर का अयस्क होता है। इसमें पूछा है कि किसका बक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। तो एल्युमिनियम नंबर आपका डी पर है, तो डी का इसका सही आंसर मार दीजिएगा, डी नंबर। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो हमेशा धातु ही इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। धातु के पास इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, मतलब उसके आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो त्याग करता है, दूसरे से साझा करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, लोहा का प्रमुख गैस क्या है? तो लोहा का प्रमुख गैस हमेशा हेमेटाइट। लोहा का प्रमुख गैस क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कापर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो देखिए, कापर धातु में या तो ऑक्साइड मिला रहेगा या सल्फाइड मिला रहेगा। तो यदि कापर धातु में ऑक्साइड मिला है तो उसका उष्मा द्वारा गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने से उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। और गर्म करने से जब ऑक्सीजन निकल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं उष्मीय अपचयन, चाहे उष्मा द्वारा अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं? जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो उष्मीय अपचयन दिया है, उष्मा द्वारा अपचयन करना है, तो इसका सही आंसर है ए नंबर। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को कहलाती है। तो यसद लेपन या जस्तीकरण, ये तो बहुत बार बताया गया है कि लोहा को अगर जंग लगने से बचाना है तो उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दिए जाते हैं संक्षारण के लिए। तो इसको बोलते हैं यसद लेपन या जस्तीकरण, यानी यसद लेपन या जस्तीकरण बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अधातुवर्धनीय और तन्य धातु कौन है? तो सोना सबसे ज़्यादा अधातुवर्धनीय तन्य धातु। अधातुवर्धनीय कहने का मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा पीट कर पतला चादर भी बनाया जा सकता है, और तन्य कहने का मतलब कि उसको तान के बहुत लंबा एकदम पतला धागा बनाया जाता है। तो ये होता है सोना। सोना यानी ए नंबर आंसर सही है। सोडियम का परमाणु संख्या, ये तो बिल्कुल आसान है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 हो जाएगी। 11 होती है सोडियम की परमाणु संख्या। सोडियम की संयोजकता 1 होती है। सोडियम का संकेत Na होता है। ठीक है, तो चलो ये तो आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो चांदी बताया जा चुका है। इसके बाद साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4 होता है। क्या होता है? P4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आएगा तो उसके धुएं का रंग भूरा मार दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बक्साइड अभी बताया गया एल्युमिनियम का, वही क्वेश्चन रिपीट किया है। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातु हमेशा विद्युत धनात्मक होती है। धातु कैसा बनाती है? यानी 102 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग कि धातु हमेशा विद्युत धनात्मक बनाएगी, धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर है विद्युत धनात्मक। अधातु का पूछा होता तो विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चाकू से काटा जाता है? हाँ, आप लोग को लिखवाया गया है कि
चाकू से काटे जाने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे मान लीजिए कि लिथियम इसमें दिया है, सोडियम भी दिया रहता है, तो सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम ही इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? हम कई बार बोलते हैं कि जो अब क्रियाशीलता श्रेणी में बहुत नीचे आता है, और क्रियाशीलता श्रेणी का ये आप लोगों को ट्रिक लिखवाए हैं, केबीसी नमाज, CFCC निशन पे भी हाई सप्पा वाला। तो केबीसी नमाज, CFCC निशन पे भी हाई सप्पा, इसमें सबसे नीचे है गोल्ड है, चांदी मतलब सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, कापर है, तो ये सब ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती है। तो इसमें हम लोग बोल देंगे कि ऑक्सीजन अपक्रिया नहीं करेगी, यानी ऑक्सीजन से अपक्रिया कौन नहीं करेगी? तो सोना यानी गोल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। और गोल्ड अपक्रिया नहीं करती, इसलिए ये बहुत दिन तक चलता है सोना, गोल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाए? तो कुछ धातु बहुत क्रियाशील होती है, जो तुरंत आग पकड़ लेती है, तो इसलिए उसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, जैसे सोडियम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायु यानी ऑक्सीजन, वायु से अपक्रिया नहीं, वही ऑक्सीजन करने का मतलब कि वायु से अपक्रिया कौन नहीं कर पाता है? तो वही सोना हो जाएगा, सोना इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो टंगस्टन। ये तो सही, सब कोई जानता है कि विद्युत। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है इसी टाइप का, कि विद्युत का अगर पूछेगा कि विद्युत का तंतु यानी बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो टंगस्टन से मार दीजिएगा। अगर पूछेगा प्रेस का चाहे हीटर का जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किससे बना होता है? नाइक्रोम, उसका सही आंसर है टंगस्टन का। सॉरी, इसके बाद कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो इसको बताएं अभी, ब्रोमीन। धातु पूछेगा तो पारा, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, इसका ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मेथेन होता है, क्योंकि इसका सूत्र इसी एक कार्बन से चालू होता है। किससे? एक कार्बन से। तो देखो CH4 सबसे शुरुआती है मेथेन। मेथेन के पास है एथेन C2H6, उसके पास है प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। तो ये सब सबसे सरल वाला होता है, सरलतम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। जैसे ये आपस में सजा करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, और हाइड्रोकार्बन हम लोग चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर नंबर 5 में। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह किसका है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है COOH का। ये जो भी इसमें ओइक अम्ल जोड़ते थे ना, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, तो ये सब ओइक अम्ल वाला है, तो इसमें B नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एथेन में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? एथेन पहले एथेन बोला है, तो एथेन पहले मेथेन हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो एथेन में कितने सहसंयोजक बंद है? तो एथेन लिखिएगा आप लोग, एथेन देखो C2H6, तो C2 यहाँ पे C और H 1 2 3 यहाँ पे एगो कार्बन का, और 1 2 3, तो टोटल कितने बंद हो गए? तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 और 7 होना चाहिए। 7 आंसर इसमें C दिया है, इसका सही आंसर होगा 7 आबंध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। अब इसमें हम लोग सब चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। CnH2n+2 रहता है तो एल्केन का होता है, और CnH2n रहता है तो एल्किन का होता है, और अगर CnH2n-2 रहता है तो एल्काइन का होता है। किसका होता है? एल्काइन का। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये ज़्यादातर पूछता है, 2015 का सवाल है कि एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। चलो, नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसमें 5 भाग जल होना चाहिए, तो 5 भाग जल किसमें? कापर सल्फेट और 5 भाग जल। तो कापर सल्फेट और 5 भाग जल है C नंबर में। सॉरी, एक ऑप्शन थोड़ा सा गलती कर दिया, इसका 5 भाग जल होना चाहिए, तो 5, ये देखिए C नंबर दिया है, लेकिन इसका सही आंसर है B नंबर। ये B होगा, यहाँ पे C होगा। ठीक है, B नंबर सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक आप लोग जानते हैं कि एरोमेटिक जो श्रृंखला बनाता था, तो एरोमेटिक हो जाएगा तुम्हारा C नंबर C3H4।
निम्न में से कौन सा युग्म समावयवी है? तो समावयवी मतलब जिसका रासायनिक सूत्र समान होता है, लेकिन गुण में उसमें रासायनिक सूत्र सभी समान होगा, लेकिन उसमें संरचना या किसी प्रकार का कुछ अंतर होगा, तो उसको समावयवी बोलेंगे। तो देखिए सब चीज़ इसमें, जैसे इस सूत्र का सी नंबर का बात करें तो C2 यानी कार्बन 2, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, हाइड्रोजन 5, तो हाइड्रोजन 3, इसमें देखो हाइड्रोजन 5 और 5 1 6, तो 6 हाइड्रोजन हो रहा है। कौन सा युग्म समावयवी है? तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सी इसका समावयवी पूछ रहा है। तो देखिए कार्बन यहाँ पे 2, कार्बन यहाँ पे 6, कार्बन 5, कार्बन यहाँ पे 6, ये अलग है। कार्बन के पास देख लीजिए, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो इसको समावयवी मानेंगे। तीसरा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं हम लोग फिर से नए क्वेश्चन की ओर से। अब इसमें कह रहा है एथेनॉल एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो जब भी एल्कोहल का बोलेगा इसमें OH होगा एल्कोहल का, लेकिन इसमें CH दिया है, इसका सही आंसर OH ही होगा, ठीक है। निम्न में से कौन संयोजी यौगिक है? तो संयोजी यौगिक हमारा CH4 हो जाएगा। CH4 संयोजी यौगिक है। उसके बाद बात कर रहा है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो देखिए एल्डिहाइड होता है, यहाँ पे सही आंसर दिया है एल्डिहाइड, बी नंबर सही है। CHO रहेगा तो एल्डिहाइड होगा। OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्कोहल कहते हैं, सी नंबर सही आंसर है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, एल्डिहाइड ही होगा, इसका सही आंसर है ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि बेंजीन का सूत्र क्या है। तो देखिए C6H6 बेंजीन बनता है C6H6 से, और जो एक साइकिल बनाता है तो बेंजीन का सूत्र हो जाएगा C6H6। सबसे कठोर तत्व का कौन है? तो सबसे कठोर तत्व है हीरा, जो कार्बन का अपरूप है, तो कठोर तत्व हो जाएगा हीरा। अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस हीनिया क्रिजेरे में से, हीनिया क्रिजेरे आप लोग जानते हैं, ट्रिक याद कराएगा तो हीलियम हो जाएगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान अक्रिय गैस होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो क्लोरीन की संयोजकता होती है, इसी में -1 दिया है, तो इसका देखिए यहाँ पे क्लोरीन की संयोजकता का बात कर रहा है तो 1 ही होती है, संयोजकता 1 होती है। चूँकि यह धातु है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। 8 में से घटाने पर 7 होगी 1। और एल्किनो का तो यानी एल्किनो का क्या होता है? तो CnH2n होता है, CnH2n हो जाता है। एल्केन रहेगा तो CnH2n+2 हो जाएगा। ग्लूकोज के कार्बन के अणु होते हैं तो 6 भाग, कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सेम वही क्वेश्चन पूछा है फिर से। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? सेम क्वेश्चन। एथेनॉल का सूत्र होता है, तो एथेनॉल है, तो जब ऑल प्रत्यय जुड़ेगा तो CHO रहेगा, और जब ऑल प्रत्यय जुड़ेगा एल्कोहल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो OH रहेगा। तो इसमें ऑल जोड़ा है तो CHO रहेगा, यानी CH3COOH। देखो कार्बन 2 होना चाहिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन है इसमें, और ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। इसके बाद से एसीटोन, तो एसीटोन का होता है CH3COOH। एसीटोन है तो CH3COCH3, यानी ए हो जाएगा, कीटोन समूह का है। अब कठोर जल के साथ भी झाग कौन देता है? तो कठोर जल के साथ अपमार्जक झाग देता है, साबुन झाग नहीं देता है। तो अभी लिखवाया साबुन और झाग में मतलब साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, तो लिखवाया गया है कि कठोर जल के साथ अपमार्जक झाग देता है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन है? तो कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसको एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र। तो प्रोपेन है तो प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कार्बन 3, तो कार्बन तो C3H8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि इसमें ससंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी, ठीक है। 10 इसमें काउंट कर लीजिएगा आप लोग। कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप कौन है? तो कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप पूछेगा तो हीरा और क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। एक होता है C16, जो 2 ही पूछा है, तो ये 2 प्रमुख अपरूप हो जाएगा। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, जो ऐसे ऐसे रहता है इसको वर्ग कहते हैं, और जो ऐसे ऐसे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो टोटल 18 वर्ग, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो टोटल 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व हैं। तो शून्य समूह के तत्व हैं तो अक्रिय गैस सभी शून्य में होते हैं, हीलियम हो जाएगा। जो भी अक्रिय गैस है सब शून्य समूह में रहते हैं, उसको 0 वर्ग भी कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या ये हो जाएगा डी, और वो पहले वाला जो मेंडलीव का था वो परमाणु द्रव्यमान पे था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं, और आवर्त होते हैं 7। त्रिक का नियम किसने दिया? तो डोबरेनर द्वारा। त्रिक का नियम ये सब समझाया गया कि डोबरेनर के द्वारा आवर्त सारणी में
कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद से ओजोन के एक अणु में कितने, तो ओजोन के बताया गया कि ऑक्सीजन के 3 अणु रहेगा। अब ओजोन का सूत्र होता है O3, समझ आ रहा है ना। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आवर्त सारणी में ये सब तत्व क्या हैं। तो ये सब तत्व हैं उपधातु। क्या है? उपधातु दिया है ऑप्शन नंबर, यानी उपधातु हैं। और उपधातु होता है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब उपधातु है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। तो परमाणु संख्या का आवर्ती फलन कौन दिया है? बी नंबर। तो बी नंबर सही आंसर है। और अगर पहले वाला पूछा है तो उसमें परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी से बाईं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज क्या होगा? तो देखो, बाईं से जब दाएं जाएंगे तो परमाणु का साइज घटता है। क्लोरोफिल वर्णक, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल का हरा होता है। क्लोरोफिल का हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। ये बार बार रिपीट किया गया है, आप लोग से बताया भी गया है कि एनीमिया। जो लोग पढ़े हैं रेगुलर वो सब क्वेश्चन कर जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक कैसा पोषण करता है? तो कवक मरे सड़े गले चीज़ों को करता है, तो मृतजीवी पोषण हो जाएगा। कौन पोषण हो जाएगा? मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीन होना चाहिए, ऑक्सीन हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीन होना चाहिए, ऑक्सीजन दे दिया तो ऑक्सीन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन है। इसमें वही क्वेश्चन, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है, तो उत्सर्जन से। ब्रिक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग कौन होता है? ब्रिक होता है। ऑक्सीजन, ये भी क्वेश्चन फिर से, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है, वही हो गया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? सॉरी, इसमें देखिए ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी सभी चाहिए। तो डी आप ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि पौधे अपना भोजन बनाने में सभी का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। किससे निकलता है? जल से। उसके बाद से मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक है। फिर से इसका क्वेश्चन का ब्रिक आंसर हो जाएगा, यानी ब्रिक, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपादों के द्वारा। ग्रहण करता है या पकड़ता है? तो कूटपादों के द्वारा हो जाएगा इसका सही आंसर। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो काकरोच में रक्तों का प्रवाह होता है, खुले परिसंचरण तंत्र होता है। तो पूछा जाएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो काकरोच में। इसमें किसकी उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के चलते। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल के चलते हरा दिखाई देता है पत्तियों में, उसमें हम लोग क्लोरोफिल में देखे थे मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम होता है, तो जाइलम भोजन का वहन करने के लिए, यानी भोजन को ले जाने के लिए, और फ्लोएम होता है फल में जो भोजन बनता है उसको अन्य भागों में ले जाने के लिए। जाइलम मतलब जल से, जमीन से जल को ले जाने के लिए जाइलम, और फ्लोएम होता है भोजन बनता है उसको ले जाने के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषण, ये सब फिर से सभी हो जाएगा, वही क्वेश्चन। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, सेम क्वेश्चन फिर से। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया होती है? तो यहाँ पे किण्वन होगी। क्या होगी? किण्वन। लैक्टोबैसिलस नामक कीड़ा के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो किण्वन अब क्रिया हो जाएगी। मनुष्य का आहार नाल में सबसे लंबा भाग, तो देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। ये गलत आंसर दिया है कृष्ण ने, छोटी आंत होगा। छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है, समझ रहा ना, मनुष्य का आहार नाल का। निम्नलिखित में से किस कोशिका में ऊर्जा मुद्रा के रूप में पाया जाता है? ATP के रूप में। एडेनोट्राइसाइन फास्फेट होता है, तो ATP के रूप में। अब चलिए अगला, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो रंध्रों से। रंध्र को, या इसको स्टोमाटा, रंध्र को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसमें प्लेटलेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? नेफ्रॉन। इसका सही आंसर होगा, ब्रिक की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। श्वसन के अंतिम, इसमें एक क्वेश्चन, इसमें फिर से डाउट ना होना चाहिए कि अगर ब्रिक का पूछेगा तो नेफ्रॉन इसका सही आंसर होगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि तंत्रिका तो न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है? तो श्वसन में अंतिम उत्पादन होता है CO2। हमारे शरीर में जो श्वसन होता है तो उससे ग्लूकोज का खंडन होने के बाद CO2 निकलता है, तो अंतिम उत्पादन CO2। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ कहने का मतलब 2 अलिंद होता है और 2 क्या होता है? नीले होता है। कौन सा एंजाइम वसा
पर क्रिया करता है। वसा को पचाने का लाइपेज एंजाइम वसा को पचाता है। तो ये बार बार बताया गया है कि लाइपेज एंजाइम रहेगा, वसा को पचाएगा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखिए वो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायु और एक अवायु। तो वायु श्वसन में अधिक उत्पन्न होगा और अवायु में कम। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव शरीर में अधिक वाला 120 वाला ऊपर और 80 वाला कम, तो 120/80 हो जाएगा, जो डायस्टोल और सिस्टोल से उत्पन्न होता है। डायस्टोल और सिस्टोल यानी संकुचन और शिथिलन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृक्क के संरचना के क्रियात्मक नेफ्रॉन अभी बताएं। इसमें मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है इसमें यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत दिया है, ठीक है। लीवर यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, यकृत कह सकते हैं, लीवर कह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अग्नाशय होती है। तो इसका सही आंसर है ये। ग्लाइडर अथवा घेघा पनपता है तो किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। बार बार ये क्वेश्चन बताया गया आप लोग से कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। नमक खाने से आयोडीन की पूर्ति होती है, मतलब आयोडीन युक्त नमक खाने से। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन होता है साइटोकानिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये सब जंतु ह्यूमन है यानी मानव का है, और ये है साइटोकानिन। डी नंबर इसका सही आंसर है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो अगर तंत्रिका है उसको खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेप्स, इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो होता है एब्सिक अम्ल के कारण, ठीक है। इसका सी नंबर सही आंसर है। जड़ की अधोगामी वृद्धि, तो जड़ अधोगामी वृद्धि किसके वजह से होता है? तो इसको मतलब क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। इसका बी नंबर सही आंसर है, ठीक है, बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। मनुष्य का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो ये तो आप लोग जानते हैं कि जो अनुमस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क होता है, वो शरीर की स्थिति को संतुलित करता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, तो साइटोकाइनिन परोह के तथा अग्रभाग की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरेक्सिन निकलता है। थायरेक्सिन बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, इसका सही आंसर था बी नंबर, थायरेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंसुलिन के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग होता है, जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है एंड्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। इससे ही ग्रंथि से निकलता है जो अंदर से स्राव होता है। मधुमक्खी का डंक में कौन अम्ल होता है? तो इस सब मेथनोइक अम्ल होता है। सॉरी, मधुमक्खी का डंक कौन अम्ल छोड़ता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए फार्मिक अम्ल। चींटी का डंक फार्मिक अम्ल, अच्छा मधुमक्खी है तो मधुमक्खी का मेथनोइक अम्ल, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, चींटी का पूछता है तो फार्मिक अम्ल हो जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को। हार्मोन ही हमारे रासायनिक दूत हैं, यहाँ से एक दूसरी जगह से चाहे जो भी काम करना शरीर में। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। बताए हैं कि नेफ्रॉन किसे कहेंगे? तो वृक्क के क्रियात्मक इकाई को, और न्यूरॉन किसे कहेंगे? तो तंत्रिका तंत्र के। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम होता है, मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिबेलम। अब मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1 kg से 1.5 kg होता है, लगभग दिया। तो इसमें इसको मार देंगे हम लोग, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें मानव मादा जनन में कौन सा तंत्र जो भाग नहीं लेता है? तो शकवाहिका होती है। कौन होती है? शकवाहिका। शकवाहिका हो जाएगी सी नंबर इसका आंसर, ठीक है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो इसको इसमें से कोई नहीं दिया है क्योंकि इसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अब नेक्स्ट, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन में अगर अलैंगिक जनन है तो उसमें अर्धसूत्री भी होता है, समसूत्री भी होता है, असमसूत्री, यानी इसमें से इसका सही आंसर होगा, देखो इसमें असमसूत्री नहीं होगा, ये दोष होता है। जैसे मान लो कि बी नंबर सही आंसर है और सी नंबर सही आंसर है, यानी डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अब चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी का पपीता हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो मादा मानव में अंडाणु निषेचन होता है तो फैलोपियन नालिका होती है, उसमें मादा अंडाणु निषेचित होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो जो भी संरचना होती है इसमें अंडवाहिनी, अंडाशय, इसमें से कोई भाग नहीं लेता है जो उसमें से उसका उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्ध्वन का उदाहरण है। तो इसमें हाइड्रा हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो इसमें स्त्री में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है तो स्त्री में। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। तो केंचुआ हो जाएगा। उभयलिंगी मतलब कि उसमें नर और मादा दोनों एक ही केंचुए में होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसमें अमीबा में लैंगिक जनन किस द्वारा होता है। तो इसमें विखंडन द्वारा होता है, इसमें दिया नहीं है, विखंडन इसका सही आंसर है, ये बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, विखंडन मारेगा। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा, ये वही क्वेश्चन। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो जड़ में। स्त्रीकेसर में आधारीय भाग को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन हम चलते हैं हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़े करने का मतलब 46 गुणसूत्र, कितना पाया जाता है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो समवृत्ति अंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समवृत्ति अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जॉनसन ने। सबसे पहले जीन का प्रयोग किसने किया था, जॉनसन। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉनसन। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉनसन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, इसका सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के किरण। अब चलते हैं हम लोग फिजिक्स, यहाँ से चालू हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यहाँ से श्वेत प्रकाश के किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा बैगनी विचलित होगी और सबसे कम लाल विचलित होगा। तो इसका सही आंसर सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला बैगनी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, वंशागत नियमों को प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यानी मेंडल ने। तो इसका डी नंबर सही आंसर है। आगे बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है। तो मानव में अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स। नीचे हम लोग बात करते हैं, चलो ये क्वेश्चन फिजिक्स में चलते हैं हम लोग। गुणसूत्र बने होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। गुणसूत्र बने होते हैं तो डीएनए तथा प्रोटीन के, डीएनए तथा प्रोटीन के। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जॉनसन। अब फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट किया हुआ है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, 2। एक कोई क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया, इसको ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है, चलिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान साइन आई बट्टा साइन आर। साइन आई बट्टा क्या होता है, साइन आर। तो साइन आई बट्टा साइन आर, ये नंबर है, इसका आंसर सही हो जाएगा। वो स्नेल का नियम भी होता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस होता है, किनारे पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो किनारे पर पतला, यानी बीच के अपेक्षा किनारे पे अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इस सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग से बताया गया कि सोलर कुकर बोले, सर्च लाइट सोलर कुकर बोले, चाहे हजामती दर्पण बोले, तो इसमें अवतल दर्पण मार दीजिएगा। तो इसका अवतल दर्पण सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण होता है साइड मिरर के रूप में। पानी में डूबे एक व्यक्ति उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होता है। तो हवा में उसकी फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं,
कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो देखिए, अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल होता है और अपसारी लेंस कहेगा तो अवतल होता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, पसारते चला जाता है, तो अपसारी लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्च एवं वाहनों के अगर दीपों का नहीं मतलब हेडलाइट में, तो उसमें लगता है अवतल दर्पण। साइड मिरर में बस उत्तल दर्पण, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण, नहीं तो और जगह सब जगह अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते थे। वाहनों के साइड मिरर में पीछे देखने के लिए कौन दर्पण? तो ये सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण, यानी सी नंबर इसका सही आंसर है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होंगे? 2 फोकस होंगे। उसको से लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ दिया ना, तो डायप्टर। देखिए, इसमें एसआई मात्रक डायप्टर दिया है, लेकिन ये गलत है। लेंस का व्यवहारिक मात्रक होता है डायप्टर। अगर एसआई मात्रक खाली व्यवहारिक मात्रक पूछेगा तब डायप्टर, और एसआई मात्रक होता है पर मीटर। अब हम बात करते हैं प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। किसमें गमन करता है? सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगला। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी बोले अभिसारी लेंस उत्तल को बोलेंगे, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन हो सकता है? तो सीधा 2 दर्पणों में मिलता है, या तो उत्तल हो सकता है, केवल सीधा प्रतीत बस स्थिति प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दोनों दर्पण हो सकता है, या तो उत्तल हो सकता है या समतल हो सकता है। इसका आंसर डी होना चाहिए, गलती आंसर दिया है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। चलिए अगला, इसमें अगर बोल दिया था छोटा तब केवल उत्तल होता है, ठीक है। अगर बराबर बोल दिया होता तब समतल होता, और ये बोला है कि केवल वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसमें समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात दिया है, तो निर्वात डी नंबर सही इसका आंसर होगा। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और असमान आकार के बने? तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए प्रतिबिंब उल्टा भी बने, वास्तविक बने और समान रूप पे? तो समान रूप पे सी पर रखना होता है। सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर रखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा भी होगा और छोटा होगा, तो सीधा और हासित बोल देंगे। हासित मतलब छोटा, ठीक है। चलो, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है। +20 कहने का मतलब कि फोकस दूरी किसका प्लस होता है? तो उत्तल की फोकस दूरी प्लस में और अवतल की माइनस में, लेंस हो चाहे दर्पण हो। तालाब का जल का कम गहरा दिखाई देना कारण है, तो इसमें होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण उसका आभासी गहराई थोड़ा सा मतलब गहराई कम दिखाई देती है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है, तो दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन बार बार बताया गया आप लोग को। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र को कहते हैं। तो निकट की वस्तु नहीं देख पाएगा, दूर की देख पाएगा। जैसे निकट की नहीं देख पाता है तो उसको दूर दृष्टि दोष, और जो दूर की नहीं देख पाता है उसको निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता तो उसको दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष यानी ए नंबर आंसर, ठीक। अगला, जो नेत्र निकट की वस्तु, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अगला, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो हमेशा रेटिना पर। प्रतिबिंब किस पर बनता है? मनुष्य के आँख के रेटिना पर बनता है। टिंडल प्रभाव का प्रकाश का कौन परिघटना प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का परिकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण क्या होता है? टिंडल प्रभाव। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य अगर बढ़िया से देखना है बिना सामंजस्य क्षमता घटाए बढ़ाए तो 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो कई बार बताए हैं कि निकट मतलब कि उसको दूर नहीं दिख रहा है। निकट दृष्टि दोष है तो कहाँ नहीं दिख रहा है? निकट के दिख रहा है, लेकिन कहाँ नहीं दिख रहा है? दूर तो बड़ा वाला अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस, यानी बड़ा वाला। दूर नहीं दिख रहा तो बड़ा वाला, और पास नहीं दिखेगा तो छोटा वाला, यानी उत्तल छोटा होता है। अब अगला, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर जाती है तो उसमें सभी अलग अलग रंगों में विचलित हो जाती है, वह गुण है। जब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक कौन विचलित होता है? बैगनी सबसे अधिक विचलित होगी, सबसे कम लाल विचलित होगी। श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित। सेम क्वेश्चन है, फिर से बना लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दर अधिकतम होती है? तो सबसे अधिकतम तरंग दर लाल का होती है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है? कम होता है। सबसे
कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता हो जाएगी, तो देखो 1 यानी अगर सेंटीमीटर में क्षमता पूछा है, क्षमता तो 100/20 यानी 5 डायप्टर हो जाएगी। कितना डायप्टर, 5। अब अगला बात करते हैं हम लोग, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका सही आंसर परतारिका यानी बी नंबर सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, किसी दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में द्विफोकस यानी द्विफोकस किसको लगता है, जिसको जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होगा। अब निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निम्न में से कौन सा माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो निर्वात में बताया गया अभी। निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो कार्निया के चलते मनुष्य के आँखों पे जो होता है लाल काला हरा जो भी रंग होता है भूरा, और होता है कार्निया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रॉम में, किसमें, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। एंगस्ट्रॉम मीटर में, मीटर का मतलब छोटा रूप है। तारे टिमटिमाने का कारण है, तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका सही आंसर है सी नंबर। विद्युत आवेश का सही मात्रक, तो विद्युत आवेश का सही मात्रक होता है कूलाम, बताया गया कूलाम होता है विद्युत आवेश का सही मात्रक। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है यानी बहुत बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बहुत बढ़ जाता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान वही हो जाएगा। वोल्ट कहलाता है, तो देखिए V बराबर का होता है, यानी हम लोग वोल्ट बराबर जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q, W/Q होता है ना, तो जूल पर कूलाम, जूल कार्य का हो जाएगा जूल, और ये पर कूलाम, तो जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 1 वोल्ट बराबर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट कहलाता है, तो वही क्वेश्चन हो जाएगा जूल पर कूलाम। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम अमीटर को जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ को कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो विद्युत शक्ति देखिए P बराबर होता है, विद्युत शक्ति P होता है, P बराबर होता है I और V, ये भी निरूपित करेगा। P बराबर हो जाएगा I²R, ये भी निरूपित करेगा, और P बराबर हो जाएगा V²/R, ये भी निरूपित करेगा। तो कौन निरूपित नहीं करता है पूछा, तो नहीं करता है तो V²R ये भी निरूपित करता है, I R², बी नंबर इसका सही आंसर है, ये निरूपित नहीं करते, ये बी नंबर, ठीक है, बी नंबर निरूपित नहीं करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट इतना एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध R बराबर होता है V/I, R बराबर होता है V/I, तो V में I से भाग देंगे तो 110 ओम हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर होगा। R बराबर V/I किसका नियम है, ओम का नियम है, इससे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, R प्रतिरोध को N प्रतिरोध, R ओम के N प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तो यानी समांतर क्रम में तो N/R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N/R, इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का सही मात्रा क्या हो जाएगा, तो आवेश का सही मात्रा होती है, तो बहुत आसान है, कूलाम हो जाएगा, आवेश का सही मात्रा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है तो यूनिट, क्या होता है, यूनिट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है, तो टंगस्टन से, टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध का मान हो जाएगा तुम्हारा बढ़ेगा, बढ़ता है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है तो वाट में नापते हैं, किस में नापते हैं, वाट में, इसका डी नंबर सही आंसर है। विद्युत धारा का सही मात्रक है तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का सही मात्रक अथवा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर ही बोलते हैं, और वोल्ट मीटर को ही हम लोग किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो वही सेम क्वेश्चन एक बार रिपीट किया है, यानी IR² नहीं करता है। टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है, तो टंगस्टन पिघलता है तो बताएगा 35, इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो अर्धचालक इसमें से पारा नहीं है, पारा अर्धचालक नहीं होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक या प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी विद्युत बल्ब में 1 मिनट में इतना कूलाम का आवेश प्रवाहित किया गया, 1 मिनट में 220 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया तो प्रवाहित धारा का मान निकालिए, तो 2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि आई बराबर होता है आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू बाई टी तो यानी क्यू का मान 120 है और टी का मान यहाँ पे 1 मिनट है यानी 60 सेकेंड है। तो 1 से यानी 2, तो 2 एम्पियर है। जगह विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं तो 2 एम्पियर बी नंबर सही आंसर है। ओम के नियम, तो ओम के नियम होता है यानी ओम का नियम होता है V बाई आर। तो V बाई आर 1 ओम पर वोल्ट। इसका आंसर नेक्स्ट हो जाएगा V बाई आर। आप लोग जानते हैं, इसमें सही आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर गलत दिया है इसमें। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान निश्चित रहता है? तो ताप इसमें निश्चित रहना चाहिए। क्या निश्चित रहना चाहिए? ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अच्छा? तो वही फिर क्वेश्चन ताप का। 1 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े तो समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध में सभी प्रतिरोध जुड़ जाता है। RS निकालते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है ना, तो ऐसे जुड़ जाएगा। 1 2 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव का मात्रक है तो विभव का वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट पर एम्पियर यानी वोल्ट पर एम्पियर वोल्ट V बट्टा आई यानी वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो R होता है। ओम होता है ना, तो ओम को प्रदर्शित करता है। ओम को प्रतिरोध का है तो प्रतिरोध, चाहे ओम मारे तो ओम का है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है? तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा है एक बार। जूल पर सेकेंड वाट के बराबर होता है। ये भी W यानी P बराबर W बाई टी होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। V ये होता है A स्क्वायर बाई आर होता है, और V स्क्वायर अपन ए नहीं होता है क्योंकि V स्क्वायर अपन आर होता है, तो इसके कोई D नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा का प्रबलता कैसा है मात्रक। तो विद्युत धारा का एम्पियर, प्रबलता का क्या होता है? एम्पियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं निम्नलिखित में विद्युत धारा का प्रबलता कैसा है मात्रक क्या है? तो वही सेम क्वेश्चन, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर कहेगा तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, P नंबर। और विद्युत जनित्र कहेगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो 220 वोल्ट AC आता है। तो AC को बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है जनित्र। कौन उत्पन्न करता है? जनित्र कहते हैं। AC जनित्र, DC जनित्र होता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना के कारण क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें तार, फ्यूज तार उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? और इसमें अगर कारण होती है तो शॉर्ट सर्किट के कारण। मतलब ये पूछा है कि दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज तार उपयोग करते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पे। इसका सही आंसर हो, उसमें हीट होकर तुरंत टूट जाता है, तो उसमें लघु पतन के समय परिपथ का विद्युत धारा का मान बहुत क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये बताया गया। घरेलू विद्युत परिपथ पर उदासीन तार का रंग होता है। तो 3 तार होते हैं, तीनों का हम बताएं कि अगर कोई विद्युतमय तार होगा, विद्युतमय यानी जिसमें धारा होती है, तो लाल होता है। जो हरा होता है तो वो होता है उदासीन तार का। जो काला होता है उदासीन तार होता है, और जो ग्राउंड तार होता है अर्थ तार वो हरा होता है। ठीक है, तो ये 3 तार होता है। तो इसमें पूछा है कि उदासीन तार तो काला वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत नर्म लोहे की, क्वेश्चन कई बार बताया गया है कि विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? नर्म लोहे से। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से प्राप्त होती है, तो डायनेमो है हमारा, देखो डायनेमो है ना, तो डिश धारा। कैसे धारा? डिश धारा। एक अल्टरनेटर होता है जिससे प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होगा। अब 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा C नंबर सही आंसर है। इसका आंसर होगा इतना जूल के बराबर। 1 जूल के बराबर सिद्ध कराएगा आप लोगों को। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध इतना और इतना 100 से जुड़ा है, विद्युत धारा का मान लगेगा। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है I बराबर V बाई आर। तो V बाई आर करेंगे हम लोग, तो 220 में अगर 55 से भाग देते हैं तो 4 यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 4 एम्पियर। 4 एम्पियर कितने में है? ये नंबर सही आंसर है। अब हम लोग आएगा बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। विद्युत ये फ्यूज काम करता है उसमें प्रभाव पे, और घंटी काम करता है चुंबकीय प्रभाव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? टेस्ला। ठीक है, अगला
अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहे से। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है तो ध्रुव की प्रबलता का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इसका सही आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र कार्य करता है, तो ये होता है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र कार्य करता है तो ऊर्जा के परिवर्तन पर विद्युत आवेश के बड़े स्रोत जैसा, तो विद्युत आवेश के बड़े स्रोत जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है, तो धारा की दिशा। ये चीज़ बताएगा आप लोगों को कि धारा की दिशा बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि सौर सेल में उपयोग होता है, तो सौर सेल सिलिकॉन का, किसका, सिलिकॉन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन है, तो पवन ऊर्जा है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है उसे कहा जाता है तो ईंधन कहा जाता है। ठीक है, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, तो बायोगैस का प्रमुख घटक हो जाएगा तुम्हारा, तो बायोगैस का प्रमुख घटक हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। और ये क्वेश्चन हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अभी तक पूछे गए क्वेश्चन में फिजिक्स में से सभी क्वेश्चन कर लिए गए हम लोग। अब इसी के साथ आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबा दें, और इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पूरा देखें। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कर लें। ज़्यादातर अंतर सभी चीज़ों में बताया गया है, और जो नोट्स बनवाए गए हैं उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ें, आपको पूरा में पूरा फुल मार्क मिलेगा। धन्यवाद।